हाय गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले बात करेंगे कि बायोमोलिक्यूल में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। उसके बाद जो अपना मेन टारगेट है कि न्यूक्लिक एसिड हमें टॉपिक डिस्कस करना है, उसका मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। देखो गाइस, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल में। अब इतना बड़ा लेंथी चैप्टर है, कौन कौन से सारे टॉपिक पढ़ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में तो इसमें हमें क्या लर्न करना है। सिर्फ अभी तो इतना लर्न करूँ, कुछ ना करने से, चैप्टर को लीव करने से अच्छा है कि हम कुछ टॉपिक कर लें। तो मोनोसेकेराइड में क्या आते हैं, मोनोसेकेराइड में आते हैं जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और क्या आता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला। पॉलीसेकेराइड में कौन आता है, स्टार्च और सेलुलोज, इसका फॉर्मूला। और क्या होता है वो C6H10O5 होल एन, बस इतना से याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, पॉलीसेकेराइड का, स्टार्च और सेलुलोज। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज की रिएक्शन। 3 रिएक्शन है ग्लूकोज की, रेड फॉस्फोरस HI, ये तुम पूरी देख लेना, जिसमें हेक्सेन बनता है। ठीक है। 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इस बात का पता कौन सी रिएक्शन से लगता है, रेड फॉस्फोरस एंड HI। फिर इसमें नेक्स्ट रिएक्शन ब्रोमीन वाटर, जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो बनता तो ग्लूकोनिक एसिड है, लेकिन रिएक्शन आप देख लेना HNO3, क्योंकि आज का अपना मेन टारगेट है न्यूक्लिक एसिड, मुझे वो टॉपिक कवर कराना है। HNO3 से क्या बनता है, सैकेरिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए कोई एक रिएक्शन तो रेड फॉस्फोरस HI। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से होने पर क्या बनेगा, आंसर ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन लिखनी है पूरी, और ऐसे ही HNO3। ठीक है। हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हम ग्लूकोज की या फिर तुम बोल सकते हो फ्रैक्टोज, इन सब की ऐसी वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं हार्वर्ड संरचना। अब वो वैसे तो किसी की भी दे सकता है, पर सबसे ज़्यादा तुम फोकस करोगे किस पर, मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड। 3 मोनोसेकेराइड है, 3 ऑलिगोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड ये है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, इन तीनों की, और 3 आएंगी किसकी, ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड कौन से हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और एक और माल्टोज, इन तीनों के लिए। ठीक है। एक बार आप देख लेना, नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ज्यूटेराइन प्रोटीन में टॉपिक आता है, ज्यूटेराइन किसे बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर, उनमें से क्वेश्चन तुम्हें वहाँ मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा इसके बाद विटामिन डिसीज़। विटामिन टॉपिक अपनी सिलेबस में है, तो विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिसीज़ होती है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज़, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और विटामिन वाले टॉपिक में से दूसरा क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, कौन से विटामिन वाटर में विलय होते हैं, कौन से अविलय होते हैं। तो सॉल्युबल विटामिन तो कौन से होते हैं, सॉल्युबल विटामिन होते हैं B एंड C। ये दोनों जो विटामिन है वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल, बाकी सारे क्या हैं, इनसॉल्युबल। और एक विटामिन ऐसा होता है जो ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है और ना ही क्या होता है, फैट में सॉल्युबल होता है, तो वो तुम देख लेना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कि ये जो है वाटर में, अच्छा एक बात और, B और C विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो विटामिन B है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो B12। ठीक है। अब देखो एक बात और, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, विटामिन B और विटामिन C को बॉडी में संचित करके क्यों नहीं रखा जा सकता, वाई विटामिन B एंड C कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं तो यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर। कौन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, B और C, तो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाते हैं, इसलिए हम B और C को स्टोर नहीं कर सकते, बॉडी में संचित नहीं कर सकते। प्रोटीन की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्ट्रक्चर और विकृतीकरण रीजनरेशन आ सकता है। न्यूक्लिक एसिड को मैं डिस्कस करने ही वाली हूँ। अब सुक्रोज से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सुक्रोज की स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करी ली, मतलब कि यहाँ से स्ट्रक्चर पूछ सकता है। और क्या आ सकता है यहाँ पर, सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, अनअपचायी शर्करा क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन। और सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं। अगर फिर भी दोनों क्वेश्चन लर्न ना हो तो अनअपचायी तो लिख करके ही जानी है। ठीक है। और 10th क्वेश्चन में क्या आने वाला है, एनोमर, व्हाट इज एनोमर। इतने क्वेश्चन कर लो, आई एम श्योर तुम्हें वहाँ पे इनमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो अपना आज का टॉपिक है। देखो
यहाँ लिखा हमने न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। एक जनरेशन से करेक्टर कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में। पेरेंट्स से करेक्टर कहाँ आते हैं, चिल्ड्रन में आते हैं। तो वो जो पेरेंट्स से करेक्टर चिल्ड्रन में आते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये किसके कारण होता है, न्यूक्लिक एसिड के कारण। अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो। एक तो क्या होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है आरएनए, ठीक है। अच्छा, डीएनए का नाम क्या होता है, तो हम लिखेंगे डीएनए का नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। आरएनए का नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये डीएनए कहाँ मिलता है, डीएनए मेनली एनिमल्स, जंतुओं में मिलता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, ठीक है, एनिमल्स में मिलता है। और अगर आरएनए की बात करोगे तो ये मेनली कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनता किससे है, डीएनए आरएनए दो टाइप का होता है, लेकिन बनता किससे है, तो ध्यान रखना। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और कौन सा होता है, पॉलीसैकेराइड। तीन होते हैं ना। अब मैं तुमसे पूछूं पॉलीसैकेराइड किससे बनता है, तो तुम क्या बोलोगे, पॉली है। पॉली किससे बनेगा, मोनो से। एक तुमने चैप्टर पढ़ा होगा एकलक बहुलक, मोनोमर पॉलीमर। पॉलीमर किससे बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो द पॉलीमर। ये भी क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड बहुलक होते हैं। अगर ये पॉलीमर हैं, बहुलक हैं, तो किससे बने होंगे, मोनोमर से बने होंगे। कौन से मोनोमर से बने होते हैं वो बात करते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ये रहा यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये पॉलीमर होता है। और पॉलीमर किससे बना है, ये न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड या एक से ज़्यादा, देन आंसर इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो डीएनए आरएनए भी क्या हुए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुए। सही है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। यहाँ लिखा मैंने ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो हम बोलेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से बना है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट से बना है, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है शुगर यानी कि शर्करा, सेकेंड होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनी क्षारक, एन क्षारक लिख देते हैं, नाइट्रोजन से मिलकर बनने वाले क्षारक, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो जाए तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक बात और, न्यूक्लियोटाइड की बात करें, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, हमने लिखा है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड तो किससे बना है, यहाँ लिख दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल है और किससे बने हैं, यहाँ लिख देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अच्छा पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि ये बना होगा न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन द न्यूक्लियोटाइड इज कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज्ड। यदि न्यूक्लियोटाइड को पूर्ण रूप से जलपघटित कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो योर आंसर विल बी, न्यूक्लियोटाइड को पूर्ण जलपघटित करने पर, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, एक तो बनता है, एक सेकेंड गाइस, देखो एक तो क्या बनता है, एक बनता है, अभी अभी हमने लिखा था यहाँ पर, ये लिखा हुआ है शुगर बनेगा, नाइट्रोजन बेस बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो इसको हमने यहाँ लिखा, एक तो बनने वाला है शुगर, ठीक है, और क्या बनेगा, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक, और एक बनेगा
H3PO4। इन तीनों को कंबाइन कर दो तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। याद कैसे रखोगे? T से होता है 3 और 3 से हो गए 3 कंपोनेंट। अब ये मैंने क्यों बताया तुम्हें कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, किस किस को, शुगर और नाइट्रोजन बेस को, दो को कंबाइन कर रहे हो, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर ऐसे आ जाए कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन कर दें, न्यूक्लियोसाइड, और इसमें क्या कंबाइन कर दें? H3PO4। तो तुम समझ ही गए होगी कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये दोनों, इसमें फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करने का मतलब क्या बनने वाला है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब देखो, मैंने तुमसे क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो आंसर क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड DNA RNA होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड कितने कंपोनेंट से बना? 3 से। तो फिर इसका मतलब जो DNA है वो भी कितने कंपोनेंट से बना है? DNA भी 3 कंपोनेंट से बना है, और RNA भी कितने कंपोनेंट से बना है? 3 से। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि DNA कौन कौन से 3 कंपोनेंट से बना है, कौन कौन से 3 घटकों से बना है? आंसर, DNA को पूर्ण जल अपघटन कराने पर, DNA को पूर्ण कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या क्या बनेगा? शुगर, नाइट्रोजन बेस, H3PO4। ऐसा क्यों? क्योंकि DNA इज ऑल्सो द न्यूक्लियोटाइड। DNA क्या है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। RNA किससे बना है? देखो एक बात सुनो, तुम्हें याद हो जाएगा यहाँ पर। RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर ये न्यूक्लिक एसिड है तो ये किससे बने हैं? हम बोलेंगे ये न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। तो DNA किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। DNA किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। RNA किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? इन तीनों कंपोनेंट से। समझ गए? तो DNA कितने कंपोनेंट से बनेगा? हम बोलेंगे DNA बनेगा 3 कंपोनेंट से। एक तो कौन आएगी? शुगर, और प्लस N बेस, यहाँ पर भी सेम बात आएगी, और प्लस क्या आएगा? H3PO4। और सेम बात किसके लिए आनी है? RNA। अब क्वेश्चन सुनो, न्यूक्लियोटाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा? आंसर, ये तीनों बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए DNA को पूर्ण हाइड्रोलाइसिस कराओ तो भी ये तीनों बनेंगे, RNA का हाइड्रोलाइसिस कराओ तो क्या बनेगा? तो भी ये तीनों बनेंगे। ठीक है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। एक साइड हम बात कर लेते हैं किसके? DNA, और एक साइड हम बात कर लेते हैं RNA की। देखो यहाँ लिख लेते हैं हम, एक साइड तो क्या लिख रहे हैं? DNA, और दूसरी साइड क्या लिख देते हैं? RNA। ठीक है। अब क्या होगा DNA और RNA के बाद? देखो एक साइड हम लिखते हैं DNA और एक साइड लिख देते हैं RNA। ठीक है। अब देखो DNA में सबसे पहले हमें पता है 3 कंपोनेंट कौन से हैं। सो वी विल राइट, एक तो होता है शुगर यानी कि शर्करा, प्लस N बेस नाइट्रोजन क्षारक, और प्लस H3PO4। इसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ शुगर। सेम यहाँ बनेगा शुगर, नाइट्रोजन बेस, प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है इतना। सबसे पहले बात करते हैं DNA में कौन सी शुगर होती है, कौन सी शर्करा होती है। तो सबसे ये ध्यान रखना, DNA में मिलने वाली शर्करा, इसका नाम लिख रहे हैं डी, अच्छा लिखा हुआ था पहले ऑक्सी राइबो शुगर, शर्करा। ठीक है, हिंदी में डी ऑक्सी राइबो शर्करा लिख लेना आप, राइबो। इसमें RNA में क्या मिलती है? राइबो शुगर, सॉरी डीऑक्सी राइबोस, और यहाँ पर भी क्या होगा? राइबोस। एक बात सुनो, जब तुम DNA की नेमिंग कर रहे हो तब तो तुम लिखोगे राइबो, RNA की नेमिंग कर रहे हो तो R से राइबो, यहाँ डीऑक्सी राइबो और यहाँ पर राइबो। लेकिन जब तुम इसमें सुक्रोज को बताओगे कौन सी होती है तो पूरा नाम लिखोगे राइबोस, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे? राइबोस। ठीक है। अब इसकी हमें फॉर्मूला याद रखना है। राइबोस पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर का मतलब इसके पास कितने कार्बन है? 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है राइबोस का? C5H, O भी क्या होते हैं? 5, तो H क्या हो गया? 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस, राइबोस का तो फॉर्मूला यही रहने वाला है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन क्या हो गई? कम हो गई।
एक ऑक्सीजन कम हो गई तो फॉर्मूला क्या हो गया C5H10 और ये क्या हो गया O4। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर तो मैं डायरेक्ट याद रखनी है। ये बना देती हूँ मैं यहाँ पर पेंटोज शुगर, ये लिया। अब देखो ये क्या होता है कार्बन 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 और ये क्या हो गया कार्बन। कितने कार्बन है 4, एक रह गया। तो जो एक कार्बन रह गया वो यहाँ होता है। ठीक है यहाँ पर ये कार्बन हो गए 5 कार्बन, 4 कार्बन रिंग में होंगे, एक बाहर होगा। ये कौन सा कार्बन है वी विल राइट, ये तो हो गया फर्स्ट कार्बन, ये वाला सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये कौन सा हो जाएगा फिफ्थ कार्बन। ठीक है अब क्या करना है तुम्हें, बहुत सिंपल है, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे 2 ग्रुप लगाने। कार्बन के 2 बॉन्ड ये रहे, 2 और रह गए, ऐसे लगा दिया हमने। ये रहे। अब क्या करना है देखो, हमारे पास डायरेक्ट याद रखने के लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये H, ये क्या होगा OH, फिर लिखा है यहाँ पर H, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ राइबोस है। ठीक है HOH, ये भी क्या होगा HOH और यहाँ पर C है ना, वैलेंसी कंप्लीट करोगे CH2 OH और यहाँ पर भी क्या होगा OH। इसको मैं मेथड बताऊँ कैसे आया, इससे अच्छा कि हम डायरेक्ट याद रख लें। नेक्स्ट यहाँ बनाती हूँ मैं डीऑक्सीराइबोस, सेम चलेगा। देखो 1-2 बार बनाओगे तो मैं खुद से ही आ जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन 2 वैलेंसी इधर भी इधर भी। ठीक है यहाँ पे क्या आएगा H, ये क्या हुआ OH, H OH, देखो कुछ है ही नहीं इसमें, H OH और यहाँ पर CH2 OH और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 OH और H। ठीक है यहाँ पर भी H ही है, ये OH लिख दिया है, H आएगा। अब देखो एक बात और सुनो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो एक ऑक्सीजन वो कम कहाँ से होती है ध्यान रखना। ये वाला कार्बन है फर्स्ट कार्बन, तो ये जो ऑक्सीजन कम हो रही है वो कौन सी कार्बन से कम होगी, सेकेंड कार्बन से। और सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन कम होनी है, यानी यहाँ पे OH ग्रुप नहीं मिलेगा। ठीक है और अगर OH नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा मिलेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा H, यहाँ मिल जाएगा H। इतना हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये तो इनकी स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर ये फर्स्ट कार्बन को तुम नोटिस करोगे, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन को नोटिस करोगे, ये वाला H कहाँ पर है ऊपर और OH कहाँ पर है, ये नीचे है ना, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा डीऑक्सीराइबोस। सेम यहाँ पर H ऊपर OH नीचे है, इसे बोलते हैं अल्फा राइबोस। लेकिन बात ये है कि जो DNA में शर्करा मिलती है, शुगर मिलती है, वो अल्फा ना होकर क्या होती है बीटा। ये भी यहाँ पर राइबोस जो है वो अल्फा ना होकर क्या होती है बीटा। तो पहले मैं इसकी बनाती हूँ, बीटा कैसे बनेगी। बीटा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये जो OH है इसे कहाँ लिख दोगे ऊपर और इस H को हम कहाँ लिखने वाले हैं नीचे। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा ये OH और ये क्या हो गया H। अब नाम क्या हो गया इसका, बीटा राइबोस। यहाँ चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सेम यही होगा। ये वाला OH तो हम भेजेंगे ऊपर, बीटा बनाना है, और ये वाला H कहाँ भेजोगे नीचे। क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा OH और यहाँ क्या हो जाएगा H, इसको बोलेंगे हम अब बीटा। तो DNA में क्या मिलता है, DNA में कौन सी शर्करा कौन सी शुगर मिलती है, आंसर बीटा, अल्फा नहीं बीटा। यहाँ बीटा आना है, ऊपर लिख देती हूँ बीटा और पूरा नाम लिखोगे तो बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस। ऐसा क्यों, सेम यहाँ पे आ जाएगा इधर भी। ऐसा क्यों, क्योंकि बीटा स्ट्रक्चर है और सेकंड वाले से एक ऑक्सीजन क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए इसका प्रॉपर नेम क्या होता है बीटा डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन कम, कहाँ से 2 से और राइबो। चलें आगे। अब बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन बेस की। ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से, एक तो होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरामिडिन। ठीक है प्यूरिन ये लिख दिया हमने यहाँ पर और पिरामिडिन ये लिखा। ठीक है कौन कौन से प्यूरिन होते हैं, तो याद रखना प्यूरिन होते हैं AG,
कॉमा जी, ये होते हैं प्यूरिन। और pyrimidine कौन से होते हैं? थाइमीन, साइटोसिन। ऐसे याद रख लो, AG, TC ले आओ, ऐसे कुछ भी याद रख लो। AG, ए का नाम क्या होता है? एडिनिन। ए का नाम है एडिनिन। इस जी का नाम क्या होता है? ग्वानिन। देखो थोड़ा बहुत तो तुम्हें ध्यान रखना ही होगा। टी का मतलब होता है थाइमीन। और सी का मतलब होता है साइटोसिन। ठीक है। अब यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन बेस है, यहाँ भी मिलेंगे, तो तुम कहोगे कितने टाइप के, कौन कौन से? तो सेम आंसर, यहाँ भी दो मिलने वाले हैं। एक तो मिलेगा कौन? AG। और ये क्या है? ये प्यूरिन होते हैं, दोबारा नहीं लिखनी, यहाँ से देख लो, ये क्या होते हैं? प्यूरिन। और यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? pyrimidine। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? RNA में TC, AG TC लाओ, तो TC ना मिलकर यहाँ पे क्या मिलता है? CU, यानी थाइमीन के प्लेस पर यहाँ पे क्या मिलता है? यूरेसिल। सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है। ठीक है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये क्या हो गया? यूरेसिल। एक बार सुन लो, DNA क्या है? न्यूक्लियोटाइड। RNA क्या है? DNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड। RNA भी क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? 3 घटक बनते हैं, 3 कंपोनेंट, शर्करा, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड। सेम यहाँ पर शर्करा, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड। क्या दोनों में शर्करा शुगर सेम होती है? आंसर इज नो। इस वाली शुगर का नाम है बीटा राइबोस और इस वाले का नाम है बीटा 2 डीऑक्सी राइबो। ठीक है, राइबोस, बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस पूरा नाम आएगा। नाइट्रोजन बेस, अच्छा बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस, इसका फॉर्मूला C5H10O5, इसका C5H10O4। नेक्स्ट प्यूरिन, दो प्यूरिन है, एडिनिन, ग्वानिन, इसमें भी सेम एडिनिन, ग्वानिन, दो प्यूरिन है। pyrimidine इसमें कितनी है? 2। AG, TC लाओ तो TC आ गया। यहाँ पे RNA में T की प्लेस पर क्या मिलेगा? U, एंड द U मीन्स यूरेसिल। इसको लिख लेते हैं, U मीन्स यूरेसिल। ठीक है। अब देखो हमने किस किस की बात करी? शुगर की, नाइट्रोजन बेस की, सिर्फ क्या रह गया? फॉस्फोरिक एसिड। इसे कर लेते हैं। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? यहाँ पर एक बना दी हमने शुगर। अब तुम बताना ये कौन सी शुगर है? देखो यहाँ बनाते हैं, ये लिखा मैंने बीटा चाहिए, OH ऊपर, H इधर, ये लिखा हमने यहाँ पर H, और यहाँ भी लिखा मैंने H, फिर इधर H, ये क्या लिखा? OH, इसके बाद यहाँ पर CH2OH, और ये क्या हो गया? H। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये क्या है, तो तुम कहोगे 5 कार्बन वाली शुगर है, जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है। ये मैंने DNA की शुगर बनाई या RNA की, तो तुम कैसे पता लगाओगे? इसको देखकर, सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट, और ये क्या हो गया? सेकंड। अच्छे से याद रखो, सेकंड कार्बन पर दोनों साइड HH है, एक ऑक्सीजन कम हो गया है, तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? आंसर DNA की। ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें क्या बनाना है। यहाँ पे मैंने एक बात कही थी तुमसे कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, किस किस को? एक सेकेंड, ये रहा, शुगर और नाइट्रोजन बेस को, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। यही बात हुई थी। तो हमने अभी डायग्राम में क्या बनाया है? शुगर बनाया है। इसके साथ में क्या कंबाइन कर दूं? नाइट्रोजन बेस कंबाइन कर दूं, और नाइट्रोजन बेस कंबाइन करते ही क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इसमें से OH को हटा दो, और OH के प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं? OH के प्लेस पर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये गया, और OH के प्लेस पर मैंने लिखा है यहाँ पर N बेस। ठीक है। इतना करते ही हमने 2 कंपोनेंट आपस में कंबाइन कर दिए, एक तो शुगर और एक नाइट्रोजनी क्षारक, और इन दोनों से मिलकर अभी जो बना वो क्या बना? तो हम लिखेंगे ये न्यूक्लियोसाइड बना है। अब कोई सा भी नाइट्रोजन बेस, तो वो तो देखो चारों की स्ट्रक्चर याद करना इजी नहीं है,
और 100% एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो अच्छा है कि हम ऐसे लिख लें। ठीक है, अब ये देखो नाइट्रोजन बेस कौन सी कार्बन पे कंबाइन हुआ, फर्स्ट पर। क्या रह गया, हमें तो न्यूक्लियोटाइड बनाना है, न्यूक्लियोटाइड के लिए तीसरा और चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। तो अब बारी आई फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन कैसे करोगे, फॉस्फोरिक एसिड कहेगा भाई ये फर्स्ट पे कंबाइन हो गया, तो मैं जाता हूँ सबसे लास्ट वाले पर, और सबसे लास्ट वाला कार्बन कौन सा है, 5। इस 5th वाले कार्बन पर कौन आना है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को कैसे लिखोगे, ये होता है H3PO4। मैं तुमसे कहूँ तुम इसके स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगी, P O और H मिलके क्या बनेगा, OH। कितने OH बन जाएंगे, 3 OH बन जाएंगे। ठीक है, और एक ऑक्सीजन रह गया तो वो आएगा डबल बॉन्ड O। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, फॉस्फोरिक एसिड। अब मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है, तो मैंने लिखा प्लस, फॉस्फोरिक एसिड के लिए हमने लिखा यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। इतना करने से क्या हो गया, यहाँ से बाहर जाएगा कौन, H2O। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, देखो इसे बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। सबसे पहले वही पेंटोज शुगर बनाई मैंने, ये वाले ग्रुप एसिडिस रहेंगे। ये क्या था यहाँ पर, H, ये H है, ये OH है, इधर H था, इसे हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये H है और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस। इतना करते ही न्यूक्लियोसाइड बना था। इसके बाद देखो यहाँ पे कौन है, CH2, ये लिखा मैंने यहाँ पर O। फिर कौन आएगा यहाँ पर P के साथ डबल बॉन्ड O, ये वाला O था और इस O को हमने यहाँ लिखा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, OH, और ये क्या हो गया, OH। इतना करते ही क्या बन गया, अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, पूरा नाम लिख रहे, शॉर्ट में लिखा है न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे आ जाता है एग्जाम में, गिव अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बताओ, तो ये न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट सुन लो, 2 मिनट का है। हमें न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाना, हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, देखो एक बात सुनना, अगर मैं तुमसे क्या कहूँ कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाओ, तो तुम क्या कहोगे कि पॉली तो बाद में बनाएंगे, पहले हम एक काम करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, ऐसे तो कहोगे। फिर ट्राई बना लेंगे, फिर टेट्रा बना लेंगे, और ऐसे करते करते हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले मैंने बनाया एक न्यूक्लियोटाइड, कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम नीचे वाली स्ट्रक्चर जिसे मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ लिखा हमने, ये बना। इसके बाद ये 4 ग्रुप आ गए यहाँ पर, ये H, 4 ग्रुप मतलब 4 वैलेंसी इस तरह से शो करें। ये O, देखो सेम जैसा हमने पहले बनाया था, मैं बस उसी को लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया। ये वाली बात ध्यान रखना, बीटा स्ट्रक्चर बनाई, OH ऊपर जो लगा हुआ था उधर N बेस। एक न्यूक्लियोटाइड बनाए ना, हमें डाई बनाना है, क्या करोगे, फिर दोबारा से एक और बना लेते हैं, तभी तो डाई बनेगा। ये वाले ग्रुप सेम रहेंगे। ठीक है, एक और न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ ऊपर वाले को, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, डबल बॉन्ड O को मैं नीचे लिख दूंगी यहाँ पर, और OH को ऊपर लिख दूंगी। वो तुम देखते ही समझ गए होगे क्यों लिखा है ऐसे। अब मैं कहूँ कि बताओ ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर किसकी है, तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनाया वो न्यूक्लियोटाइड है। फिर मैं कहूँ ये बताओ ये क्या है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 2। इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे, यहाँ से कौन बाहर जाएगा, H2O। ध्यान रखना H2O कहाँ से गया है, एक तो 3rd कार्बन से गया है और एक कहाँ से गया है, ये 5th कार्बन से, है ना। ये 3rd कार्बन है, ये 5th कार्बन है। H2O जाएगा और इस H2O के जाते ही क्या बन जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब तुमने ये तो देख ही लिया, H2O यहाँ से क्या है, मैं इसी में कर देती हूँ। देखो ये H गया, ये OH गया, तो H और OH को यहाँ से हटा देते हैं। देखो यहाँ से एक और रह गया, उसे लगा देंगे, और यहाँ से भी कौन गया, OH। कौन रह गया था बीच में, ऑक्सीजन, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर ऐसे। तो ये क्या बना, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब सेम प्रोसेसिंग इस 3rd वाले कार्बन की, एक और बना देंगे, 5th वाले कार्बन पर ट्राई बन जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा अब एक बात और सुनो,
ये क्या होता है, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एस्टर, है ना, इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। इस बार यहाँ पर क्या है, P डबल बॉन्ड O और C है, लेकिन फॉस्फोरस है, तो इसे हम फॉस्फो एस्टर बोलते हैं। एक फॉस्फो एस्टर यहाँ पर, और इसी वाले पूरे ग्रुप में एक फॉस्फो एस्टर नीचे की साइड जा रहा है। कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब DNA, RNA, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा बॉन्ड मिलता है, तो हम बोलेंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड मिलता है, ठीक है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कुछ बॉन्ड याद रखो। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐड करना है इसमें, ये जो मैंने बताया था पेप्टाइड की स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, ठीक है, 10th हो गया ना, 11th क्वेश्चन में पेप्टाइड की स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखो हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ये बन गया अपना फॉस्फोडाइएस्टर और न्यूक्लिक एसिड भी बन गया। देखो यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग कैसे कैसे याद रखनी है। अगर मैं कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे भी याद रखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्रोटीन में कौन सी होती है, तो तुम क्या बोलोगे, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब मैं बात करूँ न्यूक्लिक एसिड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो तुम क्या बोलोगे, ये लिखा हुआ है फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। इनमें से पेप्टाइड के स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अभी हमने क्या किया था, न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन किया, 2 को 3 को ऐसे करते जाएंगे, क्या बनेगी, चेन बनेगा। देखो ये बनी 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के कंबाइन होने से डाई न्यूक्लियोटाइड बना, ट्राई बना, टेट्रा बना, ऐसे करते करते एक चेन बन जाएगी। फिर एक और चेन बनी, ये लो, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, DNA। और अगर मैं ऐसे बना रही हूँ सिंगल स्ट्रैंड, एकल तंतु, तो ये क्या होता है, RNA, ठीक है। हमें अब इन दोनों में क्या करना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन DNA होगा कौन RNA, मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो DNA में, RNA में, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें पेंटो शुगर जो होती है उसका नाम क्या होता है, बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस, राइबोस। और उसमें कौन सी होती है, RNA में कौन सी पेंटो शुगर होती है, तो हम बोलेंगे इसमें होती है बीटा राइबोस। इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनी चार मिलते हैं, तो तुम बोलोगे इसमें मिले थे AG, ये प्यूरिन थे, TC ले आओ, यही क्या था। इसमें क्या होगा, थाइमिन के प्लेस पर क्या मिलता है, यूरेसिल, AgCu, ठीक है, यूरेसिल मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की, DNA किस में मिलता है, मेनली एनिमल्स में मिलता है, और ये मेनली किस में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। नेक्स्ट, DNA डबल स्ट्रैंड होता है, यानी द्वितंतु, इसमें 2 स्ट्रैंड मिलेंगे। और RNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। DNA क्या काम करता है, DNA RNA फॉर्मेशन के काम आता है, RNA बनाने के लिए। और RNA क्या काम करता है, RNA प्रोटीन फॉर्मेशन के काम आता है मेनली, ठीक है। तो ये DNA RNA में क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। अच्छा, तुम्हें DNA की स्ट्रक्चर जो डबल स्ट्रैंड वाली है, ये मैंने थोड़ी सी रफ डायग्राम बनाया है, तुम्हें ये प्रॉपर याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो एडेनिन होता है यहाँ पर, वो किससे बॉन्ड बनाता है, T से, और जो ग्वानिन होता है वो किससे बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन से। तो ये याद रखना, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 2, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3। ये तीनों बॉन्ड हैं कौन से, तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हो सकता है DNA की स्ट्रक्चर ही पूछ ले 2 मार्क्स में, DNA RNA का डिफरेंस ही करवा ले, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं रोकती हूँ। आई होप इससे तुम्हें कुछ आइडिया मिलेगा। दैट्स ऑल।